सीधे इन स्रोत सामग्री से महत्वपूर्ण तथ्यों, स्थापना वर्षों और स्थानों का एकदम चरण दर चरण विश्लेषण करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि यह स्रोत सामग्री वास्तव में तथ्यों का एक बहुत ही सटीक और शानदार संकलन है। मैं पूरी तरह सहमत हूं और यही इस अध्ययन सामग्री की सबसे बड़ी ताकत भी है। बिल्कुल। परीक्षा भवन में सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि मतलब कितनी किताबें पढ़ी गई हैं। हाँ, वो तो है। बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से सही तथ्यों को कितनी अच्छी तरह दिमाग में व्यवस्थित किया गया है। एकदम सही बात है। तो आज की इस चर्चा का पूरा ध्यान इसी बात पर रहेगा कि इन संकलित नोट्स को कैसे डिकोड किया जाए, किन वर्षों पर विशेष ध्यान दिया जाए और स्थानों पर भी। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन स्थानों और जिलों को कैसे याद रखा जाए जो प्रारंभिक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हम इस जानकारी का इस तरह से विश्लेषण करेंगे कि ये रटने के बजाय समझ में आ जाए। तो चलिए इसे समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत के अनुसार अगर हम उत्तर प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों की बात करें, जिसे अंग्रेजी में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क कहते हैं। हाँ, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। तो इसे मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 3 प्रकार। पहला है राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। दूसरा है वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, और तीसरा है पक्षी विहार यानी बर्ड सैंक्चुरी। सही। हम इन्हीं 3 श्रेणियों के आधार पर अपने पूरे अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। ये वर्गीकरण बहुत ही वैज्ञानिक है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न सीधे तौर पर इन्हीं श्रेणियों के आधार पर बनते हैं। हाँ, सीधे मैच करने को आ जाता है। उम्मीदवारों को ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि वे किस श्रेणी के संरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि कई बार नाम समान हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन उनकी श्रेणी और सुरक्षा का स्तर बिल्कुल अलग होता है। जैसे नेशनल पार्क में इंसानी दखलंदाजी सबसे कम होती है। हाँ, ना के बराबर। जबकि सैंक्चुरी में कुछ हद तक अनुमति होती है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग की, जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, द लोन नेशनल पार्क। हाँ, ये बहुत ही रोचक बात है कि इतने बड़े राज्य में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा। नोट्स के अनुसार ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है दुधवा का ऐतिहासिक विकास और उसकी भौगोलिक स्थिति। ऐतिहासिक विकास? हाँ, 1977 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना, ये तथ्य तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन स्रोत में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष दिया गया है, 1987। 1987 में दुधवा को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ। ओह, अच्छा। परीक्षा में अक्सर कालानुक्रम या क्रोनोलॉजी के प्रश्न आते हैं। परीक्षक पूछ सकता है कि दुधवा पहले नेशनल पार्क बना या बायोस्फीयर रिजर्व। तो 1977 और 1987 का ये 10 साल का अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा दुधवा विशेष रूप से बाघ यानी टाइगर और बारासिंघा के लिए जाना जाता है। बाघ और बारासिंघा? हाँ, तराई का ये दलदली क्षेत्र बारासिंघा के लिए दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन आवासों में से एक है। बाघ और बारासिंघा दोनों ही परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कीवर्ड हैं। एकदम। अब चूंकि राज्य में केवल एक नेशनल पार्क है, तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से उस श्रेणी की ओर जाता है जहां सबसे अधिक विविधता है, वन्यजीव अभयारण्य। हाँ, आइए चर्चा करते हैं प्रमुख वन्यजीव अभयारण्यों की। बिल्कुल। प्रतियोगी परीक्षाओं के पुराने पेपर देखने पर पता चलता है कि परीक्षकों को सबसे बड़े, सबसे छोटे और पहले जैसे तथ्य पूछना बहुत पसंद है। एक्सट्रीम्स हमेशा पूछे जाते हैं। हाँ, स्रोत में भी इसे बहुत अच्छे से कवर किया गया है। पहला, सबसे बड़ा और सबसे छोटा किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा का एक क्लासिक पैटर्न है। सही कहा। अगर हम उत्तर प्रदेश के प्रथम वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो वो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। चंद्रप्रभा ये चंदौली जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। 1957 का ये वर्ष इसे राज्य के पारिस्थितिक इतिहास में एक मील का पत्थर बनाता है। वो क्यों? क्योंकि ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया था ना, उसे बहुत पहले स्थापित हो गया था। ओ, ये तो बहुत दिलचस्प है। 1957 चंद्रप्रभा, चंदौली, च से चंद्रप्रभा और च से चंदौली। हाँ, ये याद रखने का एक अच्छा तरीका है। अब अगर आकार की बात करें तो स्रोत के अनुसार सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है। हस्तिनापुर। यह कई जिलों में फैला है और विशेष रूप से अपनी पक्षी प्रजातियों और विशाल क्षेत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। वहीं अगर स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पे देखें तो सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य
महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य है। जो ललितपुर में है। हाँ, जो ललितपुर जिले में स्थित है। तो पहला चंद्रप्रभा, सबसे बड़ा हस्तिनापुर और सबसे छोटा महावीर स्वामी। ये तो टिप्स पर होने चाहिए। ये तीनों तथ्य किसी भी उम्मीदवार को उंगलियों पर याद होने चाहिए, लेकिन नोट्स यहीं तक सीमित नहीं है। हाँ, और भी हैं। इसमें कई अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्यों की सूची भी दी गई है, जिन्हें सुमेलित करने वाले प्रश्नों के लिए तैयार करना होगा। मैच द फॉलोइंग वाली। हाँ, उदाहरण के लिए दुधवा वन्यजीव अभयारण्य भी है। दुधवा? अभी तो हमने नेशनल पार्क की बात की थी। बिल्कुल, ध्यान दें, हमने पहले दुधवा नेशनल पार्क की बात की थी, लेकिन लखीमपुर खीरी में ही दुधवा वन्यजीव अभयारण्य भी है। अच्छा। जो बाघों के संरक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसके ठीक बाद एक बहुत ही दिलचस्प नाम आता है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। कतरनिया घाट ये बहराइच जिले में स्थित है। स्रोत में इसकी भौगोलिक स्थिति को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है कि ये नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। हाँ, इसके साथ ही ये घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कतरनिया घाट का नेपाल सीमा से लगा होना इसे एक ट्रांस बाउंड्री इकोसिस्टम का हिस्सा बनाता है। बिल्कुल। और जहां तक घड़ियाल और डॉल्फिन की बात है, तो ये प्रजातियां साफ बहते पानी की संकेतक है। इंडिकेटर स्पीशीज। इसी जरा बुंदेलखंड क्षेत्र की ओर चलें तो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य का नाम आता है, जो चित्रकूट में है। रानीपुर का नाम हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। ये तो बहुत बड़ा अपडेट है। पर्यावरण और करंट अफेयर्स दोनों दृष्टिकोण से यह एक अत्यधिक संभावित प्रश्न है। चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व ये वाकई एक नया और महत्वपूर्ण तथ्य है। हाँ। इसके बाद नोट्स में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का उल्लेख है। चंबल का नाम आते ही बीहड़ याद आते हैं। बिल्कुल। लेकिन पारिस्थितिकी के लिहाज से ये लुप्तप्राय घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन का प्रमुख निवास स्थान है। सही है। फिर एक और सीमावर्ती अभयारण्य है सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य, जो महाराजगंज जिले में है। सुहागी बरवा ये तराई क्षेत्र में स्थित है और इसकी सीमा बिहार तथा नेपाल दोनों से लगती है। सुहागी बरवा की ये दोहरी सीमा इसे फंसाने वाले प्रश्नों के लिए आदर्श बनाती है। कैसे? परीक्षार्थी अक्सर महाराजगंज जैसे जिलों की सटीक लोकेशन को लेकर भ्रमित हो जाते हैं कि ये बिहार से लगता है या नेपाल से, जबकि ये दोनों से लगता है। बिल्कुल। इसके अलावा श्रुत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व का भी जिक्र है, जो पीलीभीत और शाहजहांपुर में है। हाँ, पीलीभीत और शाहजहांपुर जिलों में फैला है। फिर कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। कैमूर विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यहाँ का पथरीला और शुष्क जंगल भालू तथा हिरणों के लिए एकदम अनुकूल है। और अंत में वाराणसी का कछुआ वन्यजीव अभयारण्य भी इस सूची में शामिल है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य गंगा नदी में कछुओं के संरक्षण का ये अपने आप में एक अनूठा और विशिष्ट प्रयास है। ये सभी अभयारण्य अपनी भौगोलिक विविधताओं के साथ पूरी तरह से स्पष्ट हो गए हैं। बिल्कुल। अब हम उस खंड की ओर रुख करते हैं जिसे स्रोत में स्पष्ट रूप से यूपीपीसीएस परीक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण खंड बताया गया है, बर्ड सैंक्चुरी। हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रमुख पक्षी विहारों की। यहाँ से तो पक्का प्रश्न आते हैं। हर साल प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उम्मीदवारों को केवल नाम और जिले ही नहीं याद रखने हैं बल्कि वर्षों को भी याद रखना है। हाँ, उनके स्थापना वर्षों की भूल भुलैया को भी सुलझाना होगा। पक्षी विहारों के स्थापना वर्ष अक्सर सबसे कठिन चुनौती माने जाते हैं। बहुत कठिन होते हैं। लेकिन अगर हम इन वर्षों को रटने के बजाय एक पैटर्न या दशक के हिसाब से समझें तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए इस पैटर्न को डिकोड करते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला और शायद सबसे चर्चित नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, नवाबगंज। हाँ, इसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था और ये उन्नाव जिले में स्थित है। सही है। नोट्स में इसकी स्थापना का वर्ष 1984 दिया गया है। लेकिन अब अगर हम पक्षी विहारों में सबसे बड़े और सबसे छोटे की बात करें, फिर से एक्सट्रीम्स। हाँ, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोशी पक्षी विहार है। लाख बहोशी ये कन्नौज में स्थित है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। 1988। वहीं सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है, जो एटा जिले में है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार सुनकर तो कोई भी सोचेगा कि यह बिहार में है। और परीक्षक इसी मनोवैज्ञानिक भ्रम का पूरा फायदा उठाते हैं। सच में। पटना नाम देखकर पहली नजर में जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के एटा जिले को नहीं चुनेगा, उसका एक अंक कट जाना तय है। बिल्कुल तय है। लाख बहोशी कन्नौज में और पटना
एटा में। ये दोनों आकार के दृष्टिकोण से बिल्कुल विपरीत ध्रुव हैं। एकदम। अब अगर हम स्थापना वर्षों के उस पैटर्न की बात करें जिसका हमने जिक्र किया था, हाँ, वो पैटर्न। तो 1990 के दशक में एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प रुझान दिखाई देता है। हाँ, नोट्स पर नजर डालें तो 1990 और 1991 के वर्षों में एक के बाद एक कई पक्षी विहारों की झड़ी सी लगी हुई है। बिल्कुल। वर्ष 1990 उत्तर प्रदेश के पर्यावरण इतिहास में एक बूम की तरह था। बूम। हाँ, इस एक वर्ष में राज्य में कई पक्षी विहार स्थापित किए गए। अच्छा, चलिए इन्हें एक समूह के रूप में देखते हैं। बताइए। सांडी पक्षी विहार जो हरदोई में है, बखीरा पक्षी विहार संत कबीरनगर में, ठीक है। पार्वती औरंगा पक्षी विहार गोंडा में, हाँ, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर या नोएडा में, और विजय सागर पक्षी विहार महोबा में। इन सभी पांचों अभयारण्यों का स्थापना वर्ष 1990 है। वाह, ये तो बहुत सारे हैं। उम्मीदवारों को इन्हें अलग अलग रटने के बजाय 1990 के बैच के रूप में याद करना चाहिए। 1990 का बैच, ये सही है। इसके ठीक एक साल बाद यानी 1991 में दो और महत्वपूर्ण पक्षी विहार बने। कौन से? सुर सरोवर जिसे कीथम झील भी कहते हैं, आगरा में, सुर सरोवर, और सुरहाताल जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहते हैं, बलिया में। ये 1990 के बैच वाली तकनीक वाकई शानदार है ना? इससे वर्षों को याद रखने का बोझ आधा हो जाता है। बिल्कुल। इसी तरह 1980 के दशक का एक और महत्वपूर्ण नाम है समसपुर पक्षी विहार। समसपुर। ये रायबरेली में है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। 1987। अब अगर हम थोड़ा हाल के वर्षों की तरफ आएं, तो स्रोत में 2000 के दशक और उसके बाद के नवीनतम पक्षी विहारों की भी एक सूची है। हाँ, आयोग अक्सर नवीनतम स्थापनाओं को करंट अफेयर से जोड़कर पूछता है। इन नए पक्षी विहारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस नवीनतम सूची में शामिल है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, जिसे बैंती पक्षी विहार भी कहा जाता है। प्रतापगढ़ वाला? हाँ, ये प्रतापगढ़ में है और 2003 में स्थापित हुआ। 2003। फिर आता है शेखर झील पक्षी विहार, जो अलीगढ़ में है और 2016 में बना। और इस स्रोत के अनुसार सबसे नया है चांद खमरिया कृष्णमृग पक्षी विहार, जो मेजा प्रयागराज में है और इसकी स्थापना 2017 में हुई। 2016 और 2017 के ये दोनों अभयारण्य परीक्षा के लिए हॉट टॉपिक्स हो सकते हैं। निश्चित रूप से। अब अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, हाँ, तो हम देखेंगे कि किसी भी प्रजाति का संरक्षण हवा में नहीं होता। मतलब वो उसके विशिष्ट प्राकृतिक आवास या हैबिटेट से गहराई से जुड़ा होता है। अच्छा। स्रोत में दी गई प्रमुख प्रजातियों की सूची इस संबंध को बहुत वैज्ञानिक ढंग से समझाती है। सही कहा। तो चलिए अपने चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं, जो प्रमुख प्रजातियों और रामसर स्थलों के बारे में है। रामसर साइट्स। नोट्स में स्पष्ट रूप से प्रजातियों और उनके स्थानों को मैप किया गया है। अगर हम उदाहरण लें तो बाघ और बारासिंगा का सीधा संबंध दुधवा से है। दुधवा से? ऐसा क्यों है? क्योंकि दुधवा का तराई क्षेत्र, जहां लंबी घास और दलदली जमीन है, हाँ, वो बारासिंगा के छिपने और बाघ के शिकार के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ये तो बहुत लॉजिकल है। दूसरी तरफ घड़ियाल को देखें तो उसके लिए चंबल का ऊबड़ खाबड़, तेज बहाव वाला और रेतीला नदी क्षेत्र सबसे बेहतरीन है, जहां वो धूप सेक सकते हैं। बिल्कुल। डॉल्फिन के लिए कतरनिया घाट का गहरा और साफ नदी जल आवश्यक है, साफ पानी। और जब बात साइबेरिया या यूरोप से आने वाले प्रवासी पक्षियों की आती है, हाँ, माइग्रेटरी बर्ड्स, हाँ, तो नवाबगंज और बखेरा की उथली, शांत और भोजन से भरपूर आर्द्र भूमियां उनके लिए एक आदर्श शीतकालीन घर बन जाती हैं। वेटलैंड्स। जी, ये आवास और प्रजाति का संबंध वाकई बहुत तार्किक है ना? और जब हम इन उथली आर्द्र भूमियों या वेटलैंड्स की बात कर रहे हैं, तो रामसर स्थल का जिक्र आना बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है। स्रोत में रामसर स्थलों पर काफी जोर दिया गया है। इससे पहले कि हम सूची देखें, क्या हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि आखिर एक रामसर स्थल होता क्या है? जरूर। परीक्षा की तैयारी करने वाले किसी व्यक्ति के लिए इसका क्या महत्व है? इसे बहुत ही सरल भाषा में समझें। हाँ, बताइए। जैसे यूनेस्को मानव निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को विश्व धरोहर का वीआईपी टैग देता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वैसे ही रामसर दुनिया भर की सबसे महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों को दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय वीआईपी टैग है। अच्छा, वेटलैंड्स के लिए वीआईपी टैग। हाँ, 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक संधि हुई थी। जब किसी झील या तालाब को रामसर स्थल घोषित किया जाता है, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक स्थानीय जल स्रोत नहीं है, तो क्या है? बल्कि वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये एक बेहतरीन व्याख्या है।
अब समझ में आता है कि रामसर का दर्जा मिलना इतनी बड़ी बात क्यों है। बिल्कुल बड़ी बात है। स्रोत के अनुसार उत्तर प्रदेश में इन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की संख्या 11 है। 11 रामसर साइट्स। परीक्षा में इनमें से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है जैसे प्रश्न बहुत आम है। बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए इस सूची को एक साथ डिकोड करते हैं। पहला नाम है ऊपरी गंगा नदी का क्षेत्र, जो ब्रिज घाट से नरौरा तक फैला हुआ है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इस सूची के बाकी अधिकांश नाम वही हैं जिनकी चर्चा हमने अभी पक्षी विहारों वाले खंड में की थी। हाँ, जैसे दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में। सही। और तीसरा है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य जो गोंडा में है। गोंडा। और चौथा है समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में। पांचवा है समसपुर पक्षी अभयारण्य जो रायबरेली में। और छठा है सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई। सांडी। सूची में सातवां नाम सरसई नवार झील का है जो इटावा में स्थित है। इटावा। आठवां है सूर सरोवर या कीठम झील आगरा। नौवां है हैदरपुर वेटलैंड जो मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर स्थित है। हैदरपुर। 10वां है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर। और 11वां तथा अंतिम है पटना पक्षी विहार जो एटा में है। वही पटना जो बिहार में नहीं है। हाँ, एटा वाला पटना। सही। ये 11 स्थलों की सूची सुनने में लंबी लग सकती है। थोड़ी लंबी तो है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, जो उम्मीदवार 1990 के बैच वाले पक्षी विहारों को याद कर लेंगे उनका काम आधा हो जाएगा। हाँ, उनके लिए इस रामसर सूची के आधे नाम तो अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल। ये क्रॉस लिंकिंग ही तैयारी का असली तरीका है। एकदम सही है। अब हम इस विस्तृत अध्ययन के अंतिम लेकिन सबसे अधिक अंक दिलाने वाले भाग की ओर आते हैं। संरक्षण योजना है और PYQ। हाँ, नोट्स में राज्य में चल रही कुछ प्रमुख राष्ट्रीय संरक्षण योजनाओं का उल्लेख किया गया है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट घड़ियाल और राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम। ये सभी योजनाएं दर्शाती हैं कि वन्य जीव संरक्षण केवल राज्य का विषय नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार का एक साझा प्रयास है। विशेष रूप से प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जिन्हें लगातार फंडिंग और मॉनिटरिंग मिलती रहती है। सही बात है। अब अगर हम परीक्षा हॉल के दबाव की बात करें, वो तो बहुत होता है, तो वहां सबसे ज्यादा काम आते हैं मोस्ट रिपीटेड प्रीलिम्स फैक्ट्स, जो बार बार पूछे जाते हैं, यानी वे तथ्य जो लोक सेवा आयोग ने बार बार पूछे हैं। तो चलिए इन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले तथ्यों का एक त्वरित रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं। रैपिड फायर, ये बढ़िया रहेगा, ताकि ये जानकारी एकदम पक्की हो जाए। मैं तथ्य बोलूंगी और देखते हैं कि नोट्स के अनुसार इसका सटीक उत्तर क्या है। मैं तैयार हूँ। शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क, घड़ियाल का प्रमुख संरक्षण स्थान चंबल अभयारण्य, डॉल्फिन के लिए सबसे प्रसिद्ध कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, ओखला पक्षी विहार की लोकेशन गौतम बुद्ध नगर या नोएडा, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, उन्नाव जिले में, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, और अंत में बारासिंगा विशेष रूप से कहाँ पाया जाता है, दुधवा के दलदली और तराई क्षेत्र में। शानदार। तो इन सब का क्या मतलब है? क्या मतलब है? आज के इस पूरे विस्तृत अध्ययन का सार यही है कि जब भी ऐसी उच्च स्तरीय परीक्षा में बैठते हैं तो वहां सफलता लंबे लंबे पैराग्राफ या अनगिनत किताबें पढ़ने से नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। सफलता मिलती है सटीक तथ्यों को पकड़ने से। एकदम सही। 1957 में चंद्रप्रभा की स्थापना से लेकर 1990 में पक्षी विहारों की बाढ़ और 11 रामसर स्थलों की ये जो पूरी टाइमलाइन हमने आज समझी है, ये वो हथियार हैं जो परीक्षा में सीधे माइनस मार्किंग से बचाते हैं और पॉजिटिव अंक दिलाते हैं। पॉजिटिव अंक की सिलेक्शन दिलाते हैं। लोकेशन और वर्ष, बस यही दो स्तंभ है जिन पर ये पूरा विषय टिका है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा से एक कदम पीछे हटकर सोचें। हाँ। स्रोतों के आधार पर हमने देखा कि 1990 में एक साथ कई पक्षी विहार स्थापित किए गए, जैसे पटना, सांडी, बखीरा, पार्वती अर्गा, ओखला। हाँ, 1990 का बैच। और बाद में इन्हीं में से कई को रामसर स्थल का दर्जा मिला। सही बात है। सोचने वाली बात यह है कि क्या 1990 का वो वर्ष उत्तर प्रदेश के पारिस्थितिक संरक्षण के इतिहास में एक रणनीतिक टर्निंग पॉइंट था? टर्निंग पॉइंट, जिसने भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि पहचान यानी रामसर रिकॉग्निशन की नींव रखी। ये वास्तव में एक बहुत ही गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है ना?
हाँ, पारिस्थितिकी संरक्षण और नीतियों का ये जुड़ाव ही इन विषयों को रटने वाले तथ्यों से निकालकर एक जीवंत मुद्दे में बदल देता है। बिल्कुल। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के इस गहन और तथ्य आधारित विश्लेषण से आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत स्पष्टता मिली होगी। आशा तो यही है। इन नोट्स को बार बार दोहराएं, स्थानों और वर्षों को मैप पर चिन्हित करें और अपनी तैयारी को एक ठोस आकार दें। मैप वर्क बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।